नमस्कार, आप देख रहे हैं लीगल लिटरेसी नो योर राइट्स। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम हर एपिसोड में किसी एक विशेष कानून पर चर्चा करते हैं। आज भी हम आपको अहम विषयों पर जानकारी देंगे और बताएंगे कि इनका कानूनी पहलू क्या है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लीगल लिटरेसी में हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी गेस्ट हाई कोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो पर। नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बौद्धिक संपदा कानून पर। क्या होता है आईपीआर और क्यों ये इतना अहम है। मैम, हम देखते हैं कि भौतिक तौर पर बहुत सारी संपदाएं हमारे पास में होती है, लेकिन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर जो राइट्स होते हैं वो क्या होते हैं। बौद्धिक संपदा वास्तव में हम किस तरह से इसे समझ सकते हैं। जी, जब हम बौद्धिक संपदा की बात करते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, यानी आपके क्रिएशन ऑफ माइंड से बनी गई कुछ चीज। जैसे आपके पास कोई इनोवेटिव आइडिया है, कोई बिजनेस आइडिया है, आपने उस बिजनेस आइडिया को कोई इन्वेंशन आपने कर दी। फॉर एग्जांपल किसी ने सेफ्टी पिन की इन्वेंशन की थी। सेफ्टी पिन ऐसी पिन है जो वो पिन लगेगी और वो सामने वाले को हर्ट नहीं करेगी। उसने उसका डिजाइन जो है वो बनाने के बाद में अगर वो पेटेंट नहीं कराता है उसका, तो ऑब्वियसली दूसरा पर्सन भी इस चीज को मार्केट में उतार करके वो सारे राइट्स और बेनिफिट, कमर्शियल गेन्स ले सकता है। तो इसके लिए एक लॉ का होना बहुत आवश्यक है कि अगर एक मनुष्य प्रोग्रेसिव सोसाइटी में कुछ इन्वेंशंस करता है, इंसान का नेचर ही ऐसा है कि वो कुछ नया नया इन्वेंट करता जाए, कुछ नई चीजें मार्केट में लाता जाए। अगर आप नॉर्मली बिजनेस भी अपना खोलते हैं, तो जैसे अगर आप एक अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपना गुड्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक ट्रेडमार्क बनाना बहुत आवश्यक है, आपका नाम प्रचलित होना बहुत आवश्यक है। तो ऐसे ही जैसे बजाज का एग्जांपल ले लीजिए, उसमें भी, और टीवी जैसे चैनल्स होते हैं, आपका जैसे चैनल है, इसके लोगों का आप बात कर लीजिए। तो इस प्रकार से आपको जो मार्केट में कमर्शियल यूज के लिए हट के प्रेजेंट करता है वो है बौद्धिक संपदा, वो है इंटेलेक्चुअल राइट्स, और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लॉ है जिसकी आज हम डिस्कशंस करेंगे। जी अमित। बिल्कुल, तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अलग होने वाला है बाकी टॉपिक से, क्योंकि आज हम इंटेलेक्चुअल राइट्स पर बात करने जा रहे हैं जो क्रिएशन से सीधे तौर पर संबंधित है। हम कह सकते हैं कि क्रिएटिविटी को कैसे आप रजिस्टर्ड करा सकते हैं, इस पर आज चर्चा होगी। मैम, अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो व्यवसाय में आईपी का किस तरह से महत्व होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। जी, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एक गाना लिखा है और वो गाना आपको डर है कि वो कोई दूसरा उस चीज को मार्केट में ना उतारे, उस चीज का बेनिफिट, मॉनेटरी बेनिफिट उसमें ना ले, पैसे से संबंधित कमाई उसमें ना करे। तो आपके पास अगर कोई इस प्रकार की संपदा है तो वो कॉम्पिटिटिव एज आपको प्रोवाइड करेगा। अगर आपका गाना चल गया तो डेफिनेटली वो गाना आपको ही क्रेडिट मिले उस चीज का। बाद में ये प्रॉब्लम ना आए कि मैंने लिखा है या उसने लिखा है। अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, वो प्रोडक्ट का नाम आपने सिमिलर रखा है कोई एकदम प्रचलित प्रोडक्ट से, तो वो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा मार्केट से। तो वो कंपनी आपके अगेंस्ट में कैसे कार्रवाई कर सकती है, या आपके साथ इस प्रकार की घटना ना हो कि भाई आपने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किया और किसी ने आप ही के नाम से दूसरा बिजनेस खोल लिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कमर्शियल मार्केट में, बिजनेस में, कि आप अपनी जो बौद्धिक संपदा है उसको रजिस्टर्ड करा लें। रजिस्टर्ड कराने के बाद में आप उसमें मॉनेटरी गेन आप कंट्रोल करें कि इसमें आप मॉनेटरी गेन्स लेंगे या फिर अगर आप उसके राइट्स अगर सेल आउट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने नॉवल लिखा, नॉवल लिखने के बाद में उसको पब्लिश करने का राइट आपने किसी और को दिया, तो आपके पास वो चीज मॉनेटरी गेन्स के रूप में या क्रेडिट के रूप में आपके पास सुनिश्चित रहे, सेफगार्ड रहे। इसके लिए इसका बिजनेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जी हाँ, बिल्कुल। तो बिजनेस में मॉनेटरी राइट्स को सेफगार्ड करने के लिए इसका बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। हम कह सकते हैं कि बहुत अहम पहलू ये होता है। मैम, जिस तरह से पेटेंट एक प्रकार का आईपीआर है, लेकिन पेटेंट से हमें किस तरह के अधिकार और मिल जाते हैं। जी, जब पेटेंट की बात करते हैं तो हर एक चीज का आपके आसपास आप चीजें देखेंगे। लैपटॉप का डिजाइन देख लीजिए, कैमरा का डिजाइन देख लीजिए, फोन्स के जो डिजाइन है उसको देख लीजिए। तो हर एक चीज का पेटेंट होता है अगर वो इनोवेटिव है, पब्लिक यूज के लिए है और इसके लिए जनरल पब्लिक को बहुत फायदा होता है और वो बट ऑब्वियस चीज ना हो, तो उसके लिए पेटेंट करवाया जाता है। तो जब हम पेटेंट की चर्चा करते हैं तो यूजुअली आप बना सकते हैं, यूज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने बनाए गए प्रोडक्ट, आपके इनोवेटिव आइडिया से बने गए प्रोडक्ट को। जनरली इसकी समयावधि 20 साल की होती है। 20 साल के लिए आप पेटेंट करवा सकते हैं। तो वो 20 साल तक वो आपके जो राइट्स है वो आपके पास सेफ रहेंगे और वो आपने इन्वेंट किया है ये चीज माना जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। 20 साल तक जब हम पहली बार मैम पेटेंट कराते हैं तो इसकी अवधि होती है
और फिर इसके बाद क्या इसे हर 20 साल के बाद रिन्यूअल कराना होता है? जी डेफिनेटली, हम उसमें नेसेसरी फीस जो है वो पे करते हैं और उसके बाद पहले उसका इंक्वायरी होता है। जब हम एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं, पेटेंट एजेंट जो होते हैं वो एक रिपोर्ट बनाते हैं जो बताते हैं कि ये जो लॉज है, आईपीआर लॉज है, उसके अकॉर्डेंस में इस चीज का इनोवेशन किया गया है, ये किसी अन्य चीजों का मिश्रण करके नहीं बनाया गया, ये बिल्कुल क्रिएटिव है। तो ये रिपोर्ट की स्क्रूटनी की जाती है, नेसेसरी आप फीस पे करते हैं, फिर आपका जो पेटेंट है वो अलॉट किया जाता है, वो रजिस्टर्ड होता है और उसके बाद आप फ्री टू बिजनेस आप हो जाते हैं अगर आपने कोई चीज का पेटेंट किया है तो। जी बिल्कुल, ये तो रही पेटेंट की इंपॉर्टेंस। लेकिन अब मैम हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अगर किसी को पेटेंट कराना है तो इसका एक पूरा प्रोसेस होता होगा, इसका एप्लीकेशन किस तरह से होता है? क्या ऑफलाइन मोड पर या ऑनलाइन मोड पर हम इसे जा सकते हैं? जो आवेदन की प्रक्रिया है वो कैसी होती है पूरी? जी, अब तो सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। तो ऑनलाइन जब आप पेटेंट एजेंट के माध्यम से जाते हैं तो जब एक रजिस्टर्ड पेटेंट एजेंट होता है वो आपके सारे प्रोडक्ट की स्क्रूटनी करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, सर्च रिपोर्ट बोल सकते हैं उसको, कि वो सर्च करेगा। वीपो एक वेबसाइट है जिसमें जाकर के वो सर्च करेगा कि इस प्रकार के प्रोडक्ट का पहले कहीं पे पेटेंट तो नहीं हुआ है। अगर पहले कहीं पे पेटेंट हुआ है तो फिर वो पेटेंटेबल आर्टिकल नहीं रह जाता है। तो वो चेक करने के बाद में वो एक रिपोर्ट बनाता है कि इसका पहले कभी पेटेंट नहीं हुआ है, इस प्रकार का प्रोडक्ट सचमुच नया आया है मार्केट में। आजकल आप नई नई चीजें देखते हैं अपने सोशल मीडिया में कि हाँ ये नया प्रोडक्ट आया है, नया कोई मेडिकेशन आ गई है या कोई मसाजर आ गया है या कुछ इस प्रकार के प्रोडक्ट्स आ गए हैं, साइकिल वाइकल एवरीथिंग, हर एक चीज का एक पेटेंट का होता है। तो उसका एक रिपोर्ट बनता है, उसके बाद आप वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के उसको रिपोर्ट को सबमिट करते हैं, स्क्रूटनी होती है, स्क्रूटनी होने के बाद में आपको एक इंटीमेशन आता है, इंटीमेशन होने के बाद में ऑफलाइन मोड में आपको वो सारी चीजें पहुंचानी होती है। स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं अपने रिपोर्ट को, अपने प्रोडक्ट को। उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आप नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो है वो साइन करा ले पेटेंट एजेंट के साथ में, जो रजिस्टर्ड होते हैं उनके साथ भी, वो भी कहीं और इंफॉर्मेशन लीक ना करे। तो जब भी आपके पास अगर कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया है, इनोवेटिव आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है, तो आप एक एनडीए साइन कराएं, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, और उसके बाद फिर आप उसको मार्केट में, जब आपके पास पेटेंट अथॉरिटी आ जाएगी उसके बाद आप उसको मार्केट में प्लेस कर सकते हैं। जी अमित, बिल्कुल, तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है कि किस तरह से आप अपने आविष्कार का पेटेंट कर सकते हैं। लेकिन आविष्कार हर दिन हम कह सकते हैं कि दुनिया के किसी न किसी कोने में होते हैं, सबका पेटेंट हो जाए ये भी जरूरी नहीं होता। तो मैम हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें होती है, कौन से की फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी इनोवेशन को, इन्वेंशन को पेटेंट के योग्य बनाते हैं? जी, सबसे पहले तो देखा जाता है क्या ये चीज नई है। अगर वो नई नहीं है और यूजफुल नहीं है, पब्लिक यूटिलिटी की नहीं है, साथ ही साथ ऑब्वियस नहीं है कि हाँ ये तो कोई भी कर सकता था, वैसा ऑब्वियस नहीं है, तब तक उस चीज का जो है वो चीजों को सुनिश्चित होने के बाद ही पेटेंट मिलता है। तो इसका जो क्राइटेरिया है काफी स्ट्रिक्ट जैकेट फॉर्मूला है इसमें बहुत चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए जो पेटेंट एजेंट है उनको पूरी तरीके से रिपोर्ट इस प्रकार की बनानी होती है कि वो यूजफुल रहे, पब्लिक यूटिलिटी से रहे, उसके बाद ही उस चीज का पेटेंट हो सकता है। जी अमित, बिल्कुल, और कई बार ऐसा भी होता है कि अक्सर हम कह सकते हैं कि बहुत बार होता है कि पेटेंट रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से जो पेटेंट का आवेदन है वो अस्वीकृत होता है? जी, सेम वही सारे ग्राउंड्स होते हैं कि ये इनोवेटिव नहीं है, ये किसी चीज का मिश्रण है, कुछ नया नहीं है। अगर फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसा प्रोडक्ट मिश्रण, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे अगर कोई पाउडर है तो वो आप कोई मेडिकल प्रोडक्ट बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप अलग अलग जड़ी बूटियों का मिश्रण बना करके अगर उसको मार्केट में प्रोड्यूस कर देते हैं तो इस चीज का आप पेटेंट नहीं करवा सकते। तो इनोवेटिव होना चाहिए इन द सेंस कि उसकी यूटिलिटी की बात हो रही है कि वो यूजफुल किस प्रकार से है। अगर वो डेफिनेटली अगर यूजफुल है तो उसका पेटेंट हो जाएगा, और अगर उसकी यूटिलिटी नहीं है बट ऑब्वियस चीजें नहीं है तो उसका पेटेंट होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जी अमित, बिल्कुल, अब पेटेंट से आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं ट्रेडमार्क पर। मैम आईपीआर के अंतर्गत ट्रेडमार्क भी आता है। हम आपसे पहले ये समझना चाहेंगे कि ट्रेडमार्क होता क्या है और ये क्यों अहम है हमारे लिए? जी, जब आप मार्केट में उतरते हैं और आप अपना एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, जैसे ऑलरेडी कई सारे ब्रांड्स एग्जिस्ट करते हैं, आपको हट के अपना एक ब्रांड बनाना है, तो उसके लिए आप ट्रेडमार्क गुड्स वगैरह अगर आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल पापड़ हो गया या फिर आप खाने पीने की चीजें हो गई या फिर कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो गया, तो उसके लिए आप जानना चाहते हैं कि ये नाम से या इस लोगो से
हमें क्या बोलते पहचाना जाना चाहिए मार्केट में, तो वो होता है ट्रेडमार्क। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको बताया है। एज अ कॉमन मैन अगर आप देखेंगे तो आपने कई सारे कंपनीज का लोगो देखा होगा, आपने बजाज का लोगो देखा होगा, एलजी का लोगो देखा होगा, सैमसंग का लोगो देखा होगा। इन सारी चीजों को आप कैसे रिकॉग्नाइज करते हैं? अलग से दिखता है कि हाँ, अगर आपको एक ब्रांड पे भरोसा है तो आप वो ब्रांड की तरफ ही जाएंगे। तो वो ब्रांड का ट्रेडमार्क होना जरूरी है, क्योंकि फिर कॉपी कोई भी कर सकता है। जी अमित। बिल्कुल, तो जो आपका ट्रेडमार्क होता है वो बाकी ब्रांड से आपको यूनिक बनाता है, एक आपकी आइडेंटिटी क्रिएट करता है, हम ये कह सकते हैं। अगर ट्रेडमार्क के लिए हमें आवेदन करना है तो इसका प्रोसेस क्या होता है? क्या पेटेंट की तरह इसका प्रोसेस होता है या फिर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है? ये पेटेंट से थोड़ा सिंपल होता है। पेटेंट में बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसको आपको चेक करना होता है। ट्रेडमार्क में आपको सिंपली एक एप्लीकेशन बनाना होता है और जो चीज को आप ट्रेडमार्क करना चाहते हैं उसका आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होता है। इवन उसमें कलर होता है, डिजाइन होता है, और उसमें आपका लोगो का जो साइज है एंड ऑल दैट, तो वो सारी चीजों का एकदम एक स्ट्रिक्ट जैकेट तरीके से आप मेंशन करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे। वो डिस्क्रिप्शन का एक एप्लीकेशन बना करके ट्रेडमार्क ऑफिस में आप पुटअप करेंगे और उसके बाद आप बताएंगे ये गुड्स के लिए है या सर्विसेज के लिए है। साथ ही साथ उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसको चेक किया जाएगा कि इस प्रकार का ट्रेडमार्क पहले तो नहीं किया गया है, स्क्रूटनी की जाएगी। स्क्रूटनी होने के बाद में ये पब्लिक अप्रूव हो जाएगा। उसके बाद ये पब्लिश किया जाएगा बिफोर रजिस्ट्रेशन, और उसके बाद अगर किसी को आपत्ति है तो आपत्ति पे सुनवाई की जाएगी। अगर आपत्ति नहीं है तो वो गुड फॉर गो है रजिस्टर्ड होने के लिए। जी अमित। बिल्कुल, तो ये एक पूरा प्रोसेस होता है जिसके बाद आपका जो ट्रेडमार्क है वो पूरी तरह से रजिस्टर्ड हो जाता है। मैम, ट्रेडमार्क और सेवा चिन्ह इसे लेकर ज्यादातर कंफ्यूजन की स्थिति रहती है, हम आपसे समझना चाहेंगे कि इन दोनों के बीच में अंतर क्या होता है? जी, ट्रेडमार्क की बात कर ली जाए तो वो गुड्स से रिलेटेड होता है, और सर्विस मार्क सेवा चिन्ह की बात की जाए तो वो सर्विसेज से रिलेटेड होता है। अगर आप सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे अगर आप होम यूटिलिटी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं, उसके लिए आप सर्विस मार्क लेंगे। और अगर आप गुड्स मार्केट में उतारना चाहते हैं अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो उसके लिए आप ट्रेडमार्क लेंगे। जी अमित। बिल्कुल, ट्रेडमार्क का उल्लंघन क्या होता है और किन शर्तों का पालन किया जाता है जिससे ट्रेडमार्क का उल्लंघन ना हो? जी, इसके लिए अगर हम देखते हैं तो मार्केट में अगर अनऑथराइज्ड पार्टी है, उसने आपके मार्क का यूज कर लिया है, तो वो इन्फ्रिंजमेंट है। और ऐसे कई सारे केस लॉज भी हुए हैं जो सिमिलैरिटी को दर्शित करते हैं कि अगर सिमिलर नाम प्रोनाउंसिएशन में भी और या फिर सिमिलर दिखने वाले लोगोज भी, जैसे पूमा का लूमा एंड ऑल दैट, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स आप देखोगे कि फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी चीजें, तो वो दैट इज ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट। वो एक ट्रेडमार्क का उल्लंघन है जिसको आप कंप्लेन रिपोर्ट कर सकते हैं। पूमा की कंपनी के जो कोई भी हितवद होंगे तो वो उसके अगेंस्ट में कंप्लेन कर सकते हैं कि इस प्रकार से कोई बिजनेस चला रहा है, तो ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट है। जी अमित। बिल्कुल, जैसे कि रीबॉक नहीं तो रीबुक सही वाली बात भी हम कह सकते हैं। आपने जैसे कि बताया था कि पेटेंट की जो अवधि होती है वो 20 साल की होती है, तो क्या ट्रेडमार्क के साथ भी ऐसे ही कोई समय सीमा होती है? जी, जब आप ट्रेडमार्क करते हैं अप्लाई, तो फिर वो सबसे पहले अंडर प्रोसेस होता है। तो जब वो प्रोसेस होता है तो उसके लिए अलग सेवा चिन्ह होता है, लेकिन आप कंपनी के लोगो में आर लिख करके जो सर्कल बनता है तो वो रजिस्टर्ड हो जाता है। एक बार जब वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया है तो उसको रिन्यू कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका ब्रांड बन चुका है। तो उसको आप अन नंबर ऑफ टाइम उसको यूज करोगे, लाइफ टाइम उसको यूज करोगे। आपके बाद भी आपके जो लीगल हायर्स होंगे वो भी उसको यूज करेंगे। रजिस्टर्ड होने के बाद में इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आती। जी अमित। तो हमने बात कर ली पेटेंट और ट्रेडमार्क के बारे में। अब एक कदम हम और आगे बढ़ते हैं और बौद्धिक संपदा में एक और कानून आता है, कॉपीराइट का कानून। इस पर आज हम बात करेंगे। मैम, कॉपीराइट क्या होता है और किस तरह से यह हमें सुरक्षा प्रदान करता है? जी, कॉपीराइट जनरली लिटरेचर, म्यूजिक या आर्ट में होता है। कंफ्यूजन दूर करने के लिए इसके लिए भी मैं एग्जांपल दूंगी। कोई गाना है तो उसका कॉपीराइट होता है। अगर आप यूट्यूब में कोई कंटेंट बना करके डालते हैं उसका कॉपीराइट होता है, क्योंकि वो आर्टिस्टिक वैल्यू रखता है। तो जो भी चीज डांस फॉर्म हो गया या म्यूजिक हो गया या लिटरेचर हो गया या नॉवेल्स हो गया, या जो भी आप अगर आप कंटेंट लिखते स्टोरी राइटिंग करते हैं तो वो आपकी स्टोरी हो गई, तो ये एक कॉपीराइट के दायरे में आता है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बताया। फॉर एग्जाम्पल कोई मूवी का स्क्रिप्ट है तो वो स्क्रिप्ट दूसरे जो है मूवी राइटर्स उसको कॉपी ना करे तो पहले कॉपीराइट करवा लिया जाता है। तो ये कॉपीराइट का प्रोसेस होता है। ये जनरली 70 साल की अवधि तक के लिए रहता है। तो उसके बाद उस चीज को आप देखते हैं कि पुरानी पिक्चरों का एक रीमेक बनता है
उसी टाइप की स्टोरीज बनती है, तो ये कॉपीराइट का एक दायरा है जिसमें इसको रजिस्टर कराना चाहिए। जी अमित। बिल्कुल, इसका जो उचित उपयोग का सिद्धांत है वो हम किस तरह से समझ सकते हैं? जी, जब हम कॉपीराइट वर्क की बात करते हैं तो इसमें कमेंट्री, न्यूज रिपोर्टिंग, एजुकेशन, स्कॉलरशिप और रिसर्च की बात होती है। फेयर यूज वही है कि अगर किसी का कॉपीराइट है तो उस पे कुछ 19-20 करके भी लोग उसको चलाते हैं, तो फेयर यूज क्यों होना जरूरी है? ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए, आपके कंटेंट से दूसरे कंटेंट का ओवरलैपिंग, कोई गाने के नोट्स का दूसरे गाने से ओवरलैपिंग। तो ये फेयर यूज का सिद्धांत इसमें लागू होता है, क्योंकि ये बहुत ही थिन लाइन डिफरेंस कर देता है कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट और नॉन इन्फ्रिंजमेंट में। कि अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि ये गाना, इसके लिरिक्स थोड़े से तो अलग हैं, तो थोड़े से अलग है तो वो फेयर यूज नहीं है। तो ये चीजों का बहुत ही स्ट्रिक्ट फॉर्मूला होता है, स्ट्रिक्ट तौर से स्क्रूटनी होती है। जी अमित। बिल्कुल, और यहाँ पर एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे मैम कि जैसे किसी फिल्म का रीमेक होता है या फिर किसी आर्टिस्ट का सॉन्ग फिर से रिक्रिएट किया जाता है, तो उस आर्टिस्ट ने तो अपने फिल्म का, अपने गाने का कॉपीराइट ले रखा है, लेकिन अगर दूसरा उसे इस्तेमाल करना चाहता है तो क्या लिखित में परमिशन लेनी होती है या फिर उसे उसी गाने का कॉपीराइट फिर से खरीदना होता है? इसकी क्या प्रक्रिया होती है? इसमें हमें जनरली क्या होता है कि अगर कोई व्यक्ति के पास ऑलरेडी उस चीज का कॉपीराइट है तो वो कॉपीराइट राइट्स जो है वो सेल आउट करेगा सामने वाले पर्सन को, तभी उसका रीमेक हो सकता है, तभी उसका रिक्रिएशन हो सकता है, अदरवाइज नहीं। क्योंकि अगर उसने कॉपीराइट सिर्फ लिरिक्स का किया है तो फिर सॉन्ग का जो है वो उसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। तो कॉपीराइट जब भी आप कराएं तो वो हर एक चीज का कराएं, ये चीज का आप ध्यान रखें, नहीं तो अदरवाइज कॉपी होने के बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं। बिल्कुल, यानी कि एक बार उसने अधिकार बेच दिया, उसके बाद उसका किसी भी तरह का स्वामित्व हम कह सकते हैं नहीं रहता है। जी डेफिनेटली नहीं रहता है उससे। कॉपीराइट का जो पंजीकरण है वो किस तरह से होता है? क्या पेटेंट और ट्रेडमार्क जैसी ही इसकी पूरी प्रक्रिया होती है या फिर इसका एक अलग प्रोसेस होता है? जी, इसका भी सिमिलर प्रोसेस होता है ट्रेडमार्क से। इसमें भी आप एप्लीकेशन बनाते हैं, इसमें भी आप रीजनेबल फीस पे करते हैं, इसमें भी आप अपने वर्क का जो एक कॉपी होता है वो आप देते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में जाकर के, और कॉपीराइट ऑफिस में जाकर के उसकी स्क्रूटनी होती है, एग्जामिनेशन होता है, उसको चेक किया जाता है दूसरे प्रोडक्ट या दूसरे जो कॉपीराइटेबल मटेरियल्स हैं उससे। जब चेक होने के बाद में आपको उस चीज का कॉपीराइट मिलता है। जी अमित। बिल्कुल, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जब कॉपीराइट का उल्लंघन होता है तब कौन से ऐसे नियम और शर्त होते हैं जिनका अनुपालन होता है, जिसकी वजह से माना जाता है कि ये कॉपीराइट एक्ट को ब्रेक कर रहा है या कॉपीराइट का उल्लंघन यहाँ पर हो रहा है? जी, सबसे पहले अगर मेरे पास किसी चीज का कॉपीराइट है, फॉर एग्जांपल एक नॉवल का कॉपीराइट है मेरे पास में, उस स्टोरी का कॉपीराइट है, तो मेरी परमिशन के बगैर अगर कोई व्यक्ति उस प्रोटेक्टेड वर्क को रीयूज करता है मार्केट में, अगर उस चीज को ला करके अगर उस चीज को करता है, वो कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है। साथ ही साथ मेरे जो अधिकार हैं, जो मुझे कॉपीराइट के साथ मिले हैं, कॉपीराइट के साथ मेरे ये अधिकार होते हैं कि उससे मॉनेटरी गेन मैं ही ले सकती हूँ और कोई और नहीं ले सकता है। अगर मैंने इस प्रकार का उसमें राइट सेफगार्ड कर लिया है, तो उस राइट को भी अगर कोई अदर पर्सन मॉनेटरी गेन्स लेने लगा तो वो भी एक कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है। साथ ही साथ रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और परफॉर्मेंस, अगर कोई मेरे ही नॉवल पे कुछ परफॉर्म कर देता है या डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, गाने का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है या उसको रिक्रिएट कर देता है, तो ये भी कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट होता है। जी अमित। बिल्कुल मैम, हम चाहेंगे कि कुछ केस स्टडीज भी आप जरूर सामने रखें जिससे हमें ये समझ में आया कि पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का क्या कभी उल्लंघन किया गया है, क्या जो एक लॉ बना था उसे तोड़ा गया है और इसके खिलाफ जो न्यायालय है उसके माध्यम से क्या कार्रवाई की गई है? जी, इसके सबसे एक हाईलाइटेड केस के बारे में मैं डिस्कस करना चाहूंगी, बजाज इलेक्ट्रिकल लिमिटेड वर्सेस गौरव बजाज एंड अदर्स। इसमें ये इशू हुआ था कि कोई जो डिफेंडेंट थे उसमें डिसेप्टिवली सिमिलर ट्रेडमार्क उन्होंने बजाज कंपनी का यूज किया था, जिसमें ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के लिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने कंप्लेंट की थी और उसमें ये चीज आउटकम ये आया था, बजाज इलेक्ट्रिकल्स के जो ट्रेडमार्क राइट्स है वो प्रोटेक्टेड रहे। तो ये एक हाईलाइटेड केस था। साथ ही साथ एक केस स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस moviestrunk.com एंड अदर्स। इसमें स्टार इंडिया के जितने भी कंटेंट्स थे वो ये मूवीज ट्रंक कंपनी एंड अदर्स अपने वेबसाइट में
उसको टेलीकास्ट कर रही थी। तो स्टार इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की कि वेबसाइट जो है हमारे कंटेंट को इलीगली अपने वेबसाइट में टेलीकास्ट कर रही है। तो इसका आउटकम भी सिमिलर हुआ था कि इनके पास कॉपीराइट है। जब स्टार इंडिया अपने सारे कंटेंट को पब्लिश कर रहा है तो वो उसके पास कॉपीराइट है, तो वो प्रोटेक्टेड है। इस वजह से वेबसाइट से सारे वीडियोस जो है स्ट्रक डाउन किया जाए, कंपेंसेटरी अमाउंट दिया जाए, पेनल्टी पे की जाए। जी अमित। बिल्कुल। और इसमें जो एक सजा का दायरा होता है, क्या वो सिर्फ पेनल्टी तक ही सीमित रहता है या फिर कारावास भी हो सकता है जिसने इसका उल्लंघन किया है, कानून तोड़ा है उसे? ये सिविल होता है जनरली, तो इसमें कंपेंसेटरी कॉस्ट और पेनल्टीज ही होती है। ये कोई क्राइम नहीं है, ये एक तरीके से एक सिविल राइट्स है जो प्रोटेक्टेड होते हैं, तो इसमें कारावास का जनरली प्रावधान नहीं है। अमित, इसमें एक और केस लॉ मैं इस्कॉन कंपनी का मैं मेंशन करना चाहूंगी। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन वर्सेस इस्कॉन अपील प्राइवेट लिमिटेड। तो इसमें भी इस्कॉन को के अगेंस्ट में केस फाइल किया गया था कि इन्होंने ट्रेडमार्क सिमिलर नेम का एक कंपनी था जिसका ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट इस्कॉन कंपनी ने किया है। तो कोर्ट ने इस्कॉन को एक वेल नोन ट्रेडमार्क की तरह माना था और साथ ही साथ एक प्रोटेक्शन उसको दिया था इस्कॉन कंपनी को। तो सिमिलरली आप भी सुनेंगे तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस एकदम सिमिलर है इस्कॉन अपैरल प्राइवेट लिमिटेड से। बिल्कुल। तो इसमें भी ये चीज बताई गई थी। जी अमित। बिल्कुल। और अंत में क्या मैम आप भारत में बौद्धिक संपदा के अधिकारों के महत्व पर हमें और जानकारी दे सकती हैं कि आज के दौर में हम बात करें तो कितनी ज्यादा इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है? जी, सबसे पहले तो क्वालिटी कंट्रोल की बात करते हैं कि अगर एक ही कंपनी है तो एक ब्रांड वैल्यू जब बन गई है तो वो ब्रांड वैल्यू से ही माना जाता है। अगर आपको कोई एक ब्रांड की चीजें प्रोडक्ट्स वगैरह पसंद है तो आप दूसरे उसकी कॉपी तरफ नहीं जाना चाहेंगे। तो ये एक इसमें प्रोटेक्टेड चीज होती है। साथ ही इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर्थिक विकास के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है क्योंकि आपकी एक इनोवेशन और क्रिएटिविटी प्रोटेक्ट हो जाती है इस लॉ के तहत। तो जैसे अगर आपका विकास होगा तो हमारे देश का भी विकास होगा। तो इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी आपकी प्रोटेक्टेड रहेगी। साथ ही साथ आपकी अगर ब्रांड वैल्यू बनती है तो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी मिल जाती है। इन्वेस्टमेंट के लिए बड़ी कंपनीज भी आपके कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है, टाई अप्स कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप साइकिल की चेन उसका अगर पेटेंट करवाते हैं या कोई नई चीज अगर आप लेकर के आते हैं तो जितनी भी साइकिल कंपनीज है वो आपके साथ डील करना चाहेगी, आपके प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहेगी। तो इससे आपका एक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन होता है। साथ ही साथ कंज्यूमर की प्रोटेक्शन की अगर ट्रेडमार्क आपका प्रोटेक्टेड है और कंज्यूमर आपके प्रोडक्ट समझ करके दूसरे किसी कॉपीड प्रोडक्ट को यूज करने लगता है तो वैसे में कंज्यूमर की प्रोटेक्शन होनी जरूरी है क्योंकि आप बोल सकते हैं मेरा तो ट्रेडमार्क किया हुआ है ये कंपनी का, तो आप दूसरे कंपनी तरफ क्यों गए थे। तो कंज्यूमर को भी पता रहेगा कि ये आपकी कंपनी है, तो उसमें कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी होता है, क्वालिटी एश्योरेंस भी होता है। साथ ही साथ इसमें रेगुलेटरी फॉर्मेट्स वगैरह भी हैं कि किस प्रकार से आप प्रक्रिया, जैसे हमने डिस्कशन किया कि अगर आपको रजिस्टर कराना है तो उसकी क्या प्रक्रिया है और अगर आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, उसके लिए आप कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। जी अमित, तो इस प्रकार से इसका बहुत ही ब्रॉडर स्टडी है। जी बिल्कुल, एक बड़ा इसका दायरा है और हम कह सकते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें जब कंपटीशन की होड़ है, पायरेसी चरम पर है, ऐसे में इन कानूनों के बारे में जानना और इससे अपने ब्रांड को, अपने ट्रेडमार्क को पूरी तरह से सुरक्षित रखना ये बहुत ही अहम हो जाता है। तो आज लीगल लिटरेसी में हमने बौद्धिक संपदा, आईपीआर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट जैसे अहम विषयों पर बात की। हाईकोर्ट अधिवक्ता सिमरन कौर लूथरा जी ने हमें इस विषय पर अहम जानकारी दी। मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस विषय पर दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। जी इसी के साथ लीगल लिटरेसी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।